नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज दोस्तों दो तीन खबरें हैं खास खास। एक तो है किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, उसके बारे में है। एक है सीरिया पर विद्रोही गुटों ने हमला कर दिया है असद की सेना पर, और वो आगे बढ़ रहे हैं। और एक है संसद में की कार्रवाई। तो सबसे पहले अपन किसान आंदोलन की बात करेंगे, और बात करने के पहले मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस हिम्मत सेठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और फ़ायदा ये है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। आप सब्सक्राइब करना न भूलें। अब किसानों के आंदोलन की बात करते हैं। किसानों का जो आंदोलन है वो आज दिल्ली कूच करने वाला था, और किया भी, लेकिन उसमें सवेरे से मतलब गहमा गहमी चल रही थी। 10 बजे से ही लगभग 10 बजे से ही लगभग गहमा गहमी चल रही थी। लोग इकट्ठे हो रहे थे, और वहां पर किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए मतलब नोएडा से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। इसके चलते बॉर्डरों पर बड़ी सख्ती के कारण DND फ्लाई ओवर के भारी ट्रैफिक जाम हो गया। किसान संगठन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान के मद्देनजर दिल्ली यूपी चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस, RAF के जवान और दंगा नियंत्रित दल तैनात कर दिए गए। तो भारी तादाद में किसान ट्रैक्टरों के साथ ग्रेटर नोएडा से चलकर महामाया फ्लाईओवर तक पहुंच गए। पुलिस किसानों को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन किसान नहीं मान रहे थे। एक किसान नेता ने कहा कि अधिकारियों के पास हमारी मांगे पूरी करने का समय है। बिना मांगे माने हम वापस लौटने वाले नहीं हैं। अगर आज शाम तक कुछ घोषणा नहीं होती है तो हम अपने कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। किसानों को रोका जा रहा है। किसान दलित प्रेरणा स्थल के वहां रुके हुए हैं। कुछ किसान एक्सप्रेस वे के नीचे बैठे हैं। जगह जगह किसानों को रोके जाने की वजह से अभी किसान यहाँ कम संख्या में पहुंचे हैं। हाथों में झंडे लिए किसान फिर चल पड़े हैं, और हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के सामने धरने पर बैठे हैं किसान। तो ये पूरे दिन भर का कार्यक्रम चलता रहा। ये 10:30 बजे शुरू हुआ, फिर 3:30 बजे किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान महामाया फ्लाईओवर पर रोक दिया गया है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं
क्योंकि समस्या का हल दिल्ली से ही निकलेगा। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने किसानों को रोक रखा है। और 4:30 बजे किसानों का दिल्ली कूच पर ब्रेक लग गया। सरकार से बातचीत होने तक दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान। अगर बातचीत फेल हो गई तो फिर वह अपनी दिल्ली कूच योजना को आगे बढ़ाएंगे। देश में किसानों ने नोएडा के रास्ता खाली करना शुरू कर दिया है और पुलिस ने भी बैरिकेडिंग्स हटाने लगी हैं। तो ये तो है। लेकिन एक बात इसमें यह है कि दिल्ली आखिर किसानों की मांगे क्या है, किसान मतलब क्यों ये आंदोलन पर उतारू हैं। खासतौर से ये नोएडा के जो यूपी के किसान हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यहाँ के जो हैं किसान, अपनी 5 सूत्री मांगे हैं इनकी। और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। उनकी एक मांग तो है कि गोरखपुर में जिस तरह अवाब जमीन का बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा दिया गया, वो हमें भी दिया जाए। वो ये भेदभाव क्यों वहां पर दिया और हमें कम दे रहे हैं। तो ये तो सही बात है, सही मांग है उनकी। मुआवजा और अधिग्रहण भूमि का 10% विकसित भूखंड की मांग है। तो मुख्य मांग तो यही है। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के सभी फायदे दिए जाएं, ये उनकी मांगे हैं। आज संसद में कार्रवाई नहीं चल पाई, फिर वही गतिरोध पैदा हुआ। विपक्ष जो है अपनी मांगों पर अड़ा रहा कि अडानी समूह उत्तर प्रदेश के संभल व मणिपुर हिंसा और दिल्ली कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा चाहता था, और ये सब मांगे सरकार ने खारिज कर दी, मतलब लोकसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दी। तो विपक्ष ने हंगामा किया और संसद स्थगित हो गई। जब संसद स्थगित हुई तो कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी, जो भी एमपी चुन करके आई है, वो ओम बिरला के कमरे में जाकर ओम बिरला से मिली, लेकिन कोई शायद हल नहीं निकला। राज्यसभा में भी इसी तरह से ये हंगामा हुआ और स्थगित हो गई, संसद स्थगित हो गई। हाँ, इस बीच में एक बिल सरकार ने तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बिल था, विधेयक था, उसे पेश कर दिया। और यह विधेयक उन 5 नए विधेयकों में शामिल है जिनको सरकार इस शीतकालीन सत्र में पास कराना चाहती है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है। इसके पहले एक खबर, अच्छा चलो यही पढ़ देते हैं। सीरिया के जो राष्ट्रपति है अल बसर असद के खिलाफ, उनकी सेना के खिलाफ विद्रोही गुट ने उनकी सेना पर हमला कर दिया। और आपस में लड़ाई कोई नई, अच्छा सीरिया में कोई नई बात नहीं है, 10 साल से इस तरह के गृह युद्ध चल रहा है। वहाँ पे विद्रोही गुट और राष्ट्रपति के खिलाफ जो है, मतलब राष्ट्रपति की सेना और विद्रोही गुट आपस में लड़ते रहे हैं। इसमें जान माल की भी भारी नुकसान हुआ और सीरिया से कई लाख लोग जो है ये शरणार्थी बन करके यूरोप और दूसरी कंट्री में चले गए।
और हाल के संघर्ष में बीते हफ्ते हयात तहरीक अल शाम के लड़ाके ने अलेप्पो शहर पर हमले और कब्जे के बाद शुरू हुआ। हम ये भी बताते चले कि ये गुट अचानक हमला नहीं किया इसने। ये षड्यंत्र अमेरिका ने पहले से बनाया हुआ था। उधर हिजबुल्लाह इजराइल का युद्ध विराम समझौता लागू हुआ और इधर सीरिया में राष्ट्रपति अल असद के लड़ाकों पर विद्रोही गुट हयात से हमला कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो अल असद है ये तानाशाह है और ये लोगों की बात नहीं मानता है, लेकिन इस समय मतलब सीरिया में लगभग 5, 7, 10 कंट्रीज की सेनाएं पड़ी। मतलब इजराइल का भी वहाँ पर दखल है, अमेरिका ने भी अपना वो बना रखा है, इराक ने भी अपने सैनिक डाल रखे हैं वहाँ पर, और इस तरह से मतलब कई देशों का वो स्ट्रगल है। अमेरिका इजराइल अभी फिलहाल जो हमला हुआ है उसको इस जो विद्रोही गुट है हयात, उसको अमेरिका, इजराइल, तुर्की और सऊदी अरब जैसे बड़े ताकतवर देश इस विद्रोही गुट को समर्थन दे रहे हैं, और समर्थन ही नहीं दे रहे हैं बल्कि लड़ाई के लिए हथियार और सारी पैसा धन वगैरह सब दे रहे हैं। और इसमें इस्लामिक स्टेट का जो वो आतंकवादी गुट है वो भी शामिल है इसमें, इन विद्रोही गुट के साथ। तो वास्तव में अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था तो है हथियारों पर टिकी हुई है, वार इकोनॉमी है उनकी। और अगर वार नहीं हो, कहीं पे भी अगर दुनिया में युद्ध बंद हो जाए तो इकोनॉमी उसकी ध्वस्त हो जाएगी अमेरिका की। इसलिए वो कहीं ना कहीं ये जैसे हिजबुल्लाह इजराइल का समझौता करवा दिया तो सीरिया का चालू हो गया, तो इस तरह से कहीं न कहीं वो युद्ध करवाते रहते हैं, तनाव बना रहता है और उनके हथियार बिकते रहते हैं। अल असद जो राष्ट्रपति हैं सीरिया के, पिछले 10 साल से वो हैं, उनके पिता भी थे शायद यहाँ राष्ट्रपति पहले, और समर्थन में रूस और ईरान मोर्चा संभाले हुए हैं। विद्रोही गुटों के बेस पर रूस ने अपने विमानों से बम गिराए जिससे हयात को बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर विद्रोही गुट ने कब्जा कर लिया है, जिससे अलेप्पो शहर के कुछ ठिकानों पर हमला, मतलब इन्होंने विद्रोही गुट घुस गया है अंदर। और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में भी ये अलेप्पो शहर में उनके भवन में भी घुस गए, राष्ट्रपति के मकान में भी घुस गए। तो अब ये देखते हैं क्या ये युद्ध इस तरह से जारी हो गया है। अब एक खबर और मैं पढ़ना चाहता हूँ कि कल हमने जो एक वीडियो बनाया था या परसों बनाया होगा पता नहीं, लेकिन जिसमें भारत की ग्रोथ रेट बहुत गिर गई, और ख़ास तौर से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें हमारा शेयर, मतलब ये जो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत प्रिय मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, और इसकी वजह से जीडीपी बहुत गिर गया। इधर तो जीडीपी गिर गया और उधर मतलब 5.4% ग्रोथ रेट ही रह गई हमारे दूसरे क्वार्टर की। और इधर अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप,
जो जीत तो गए हैं, लेकिन अभी 20 जनवरी के बाद, मतलब 20 जनवरी से उनका शायद शपथ ग्रहण वगैरह होगा। तो लेकिन उन्होंने अभी से उन्होंने एक जोरदार धमकी दे दी है, और वो दी है ब्रिक्स के जो संगठन करता है या जो देश उसमें शामिल हैं, जिसमें रूस भी है, चीन भी है, ईरान भी है, भारत भी है, और ब्राज़ील भी है, शायद दक्षिणी अफ्रीका भी अभी मेंबर बना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आपने रुपये में और लोकल, मतलब आपकी जो मुद्राएं हैं उसमें अगर व्यापार किया, तो हम टैरिफ रेट पर, मतलब उनका कहना यह था कि अगर डॉलर का विकल्प आपने ढूंढा, अभी तो सारा व्यापार, विदेश व्यापार जो है डॉलर में ही होता है, तो उनका ये कहना है अगर आपने डॉलर की जगह दूसरी मुद्राओं में व्यापार करना शुरू किया, तो अमेरिका जो है अपने यहाँ टैरिफ रेट बढ़ा देगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, जैसे आप माल भेजोगे उसके ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा। तो और देशों को तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूस और रूस, अमेरिका, रूस, चीन और ईरान, इनको तो कोई विशेष फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि इनका व्यापार अमेरिका से बहुत कम है। चीन का है, लेकिन चीन का व्यापार तो अमेरिका से है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना भारत को पड़ेगा। भारत का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, मतलब भारत जो है बहुत सारा आयात, निर्यात जो है अमेरिका को करता है, और अगर 100, और जैसे कपड़े वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ निर्यात करता है, और अगर अगर टैरिफ रेट 100% बढ़ा दी, तो हमारा माल महंगा हो जाएगा, और फिर हम वहाँ पर compete नहीं कर पाएंगे। वियतनाम वगैरह हमारे से बहुत आगे है, वो निकल जाएंगे, इवन बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल जाएगा। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा खतरा है, तो ये देखना होगा कि इसको कैसे निपटा जाए, क्योंकि हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, वो तो ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेगी कि मैं तो निर्यात करती ही नहीं हूँ अमेरिका को, मेरे को क्या फर्क पड़ना। तो ये तो खैर कोई बात है कि वो जैसे कहती है कि मैं, हम तो प्याज खाते ही नहीं है, उसी तरह की बात है ये कि मैं तो निर्यात करती ही नहीं हूँ। लेकिन ये समस्या बड़ी हमारे सामने गंभीर समस्या आने वाली है। अगर वैसे ही अडानी ग्रुप का जो अमेरिका में विवाद चल रहा है, और अमेरिका में हमारे 3 केस चल रहे हैं, एक अडानी पर चल रहा है, और एक हमारे सुरक्षा सलाहकार के ऊपर चल रहा है। तो इन सारे मामलों में भी अमेरिका बहुत कड़ा रुख अपना रहा है। तो देखना होगा हम इस झंझट से कैसे निकलते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को, मित्रों को बताएं कि ये अच्छा वीडियो है, देखें इसको। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है, तो हिम्मत सेठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर कमेंट और टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, टिप्पणी करें, और आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत।